हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये कुछ प्राचीन इतिहास के हैं, कुछ मध्यकालीन के हैं और कुछ आधुनिक के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका हमारा हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक का प्रश्न रहेगा। हिस्ट्री के प्रश्न बैंक में से आपके लिए प्रश्न है। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में आएंगे, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिए। जो मैं आंसर आपको दे रही हूँ और जो मैं आंसर आपको वीडियो में करवाती हूँ, अगर आपने मेरे नोट्स नहीं लिए हैं, आप नोट्स परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट वीडियो से भी क्वेश्चन आंसर्स लिख के पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरा सॉल्ड पेपर है। सॉल्ड पेपर ये हैंड रिटन सॉल्ड पेपर है, जो आपको घर तक 2000 रुपीज़ में मिलेगा। मेरे नोट्स थोड़े से कॉस्टली इसलिए हैं क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं प्रिंट कराती कॉपी को, तो प्रिंट जब हम कराते हैं प्रेस से, तो जो रेट होती है वो बहुत कम रहती है। लेकिन जब मुझे ये कॉपी कराना रहता है और हैंड रिटन है, तो पेजेस ज़्यादा होते हैं। एक पेज में लगभग एक ही आंसर बन पाता है, तो इसके कारण पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कॉपीज़ के पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं। लगभग पूरे मेंस के नोट्स में 4 से 5,000 पेजेस हैं। प्रीलिम्स के नोट्स में भी 2 से 2,500 पेजेस हैं। और ये जो आपका सॉल्ड पेपर है, इसमें 1300 पेजेस हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्ड पेपर मिलेगा। पूरा हैंड रिटन है। ये 8 फाइल आपको मिलेंगी, जिसमें फर्स्ट से 5th पेपर तक का पूरा सॉल्ड पेपर हैंड रिटन है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें 16 फाइल्स आपको मिलेंगी। प्रीलिम्स कभी भी हो सकता है, चुनाव के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका जनवरी फरवरी बिल्कुल फिक्स डेट है, क्योंकि पिछले बार भी 45 डेज़ दिए थे और एग्ज़ाम हो गया था। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। इसमें आपको क्या है कि पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हुए हैं, ताकि आप तैयारी कर पाएँ। हर सब्जेक्ट के पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके में योजनाओं की भी एक फ़ाइल, एक ट्रिक की फ़ाइल है, जो एग्ज़ाम में जो हमको मिलता नहीं है किसी बुक्स में, वो यहाँ पे कवर किया गया है। ये पूरा पैकेज है। अगर आप प्रीलिम्स मेंस दोनों का लेना चाहते हैं, मेंस अकेले का लेना चाहते हैं या मेंस प्लस सॉल्ड पेपर लेना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। अगर आप पैकेज के साथ लेते हैं तो इसमें आपका कोरियर चार्ज नहीं लगता है, क्योंकि कोरियर चार्ज ही 500 से 1000 के बीच लग जाता है। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रभाव डाली। ईसा पूर्व जो 6वीं शताब्दी थी, तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति में क्या हलचल रही थी, ये हमको पढ़ना है। तो 6वीं शताब्दी का जो 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में भारत में किसी भी एक क्षेत्र का या एक किसी साम्राज्य का राज्य नहीं था। 6वीं शताब्दी में क्या था, भारत में किसी भी एक राज्य क्षेत्र का, मतलब बहुत सारे क्षेत्र राज्य करते थे, किसी भी एक क्षेत्र का राज्य नहीं था। भारत जो था वो अनेक छोटे छोटे और बड़े राज्यों में विभाजित था। कुछ छोटे क्षेत्र थे, कुछ बड़े राज्य थे, कुछ छोटे राज्य थे, जिसमें से कुछ राजतंत्र थे और अन्य गणतंत्र थे। मतलब कुछ राजतंत्र थे, मतलब जो राजा के ऊपर सरकार चलती थी। कुछ गणतंत्र थे, जैसे कि अभी है, जनता के ऊपर सरकार चलती थी, जनता के ऊपर ही पूरा देश चलता था। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी, वो तत्कालीन यूनान की स्थिति के समान थी। जैसी उस यूनान की स्थिति थी, वैसे ही हमारे भारत की स्थिति थी उस समय के यूनान की। किसी इतिहासकार का अगर हम नाम लिख देते हैं तो आंसर ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। तो बीसी लॉ के अनुसार आरंभ में इनमें से अधिकांश में राजा ही शासन करते थे। जब ये उस समय की जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, तो उस समय पहले क्या था कि उस समय जो राजा होता था वो ही शासन करता था। यूनान के समान भारत में भी राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र राज्यों की स्थापना का मूल कारण संभवतः राज्यों की अत्याचार और अयोग्यता रहा होगा। क्योंकि अगर जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तो वही राजतंत्र में अभी भी यही होता है कि राजतंत्र में ही हम फंसे हुए रहते। जनता जागरूक होगी, बहुत आंदोलनों के द्वारा, लोगों को जागरूक करने के द्वारा, विचारकों के द्वारा लोगों के मन में ये आई कि हम लोग बंधे हुए हैं, और उनमें आंदोलन हुआ, जिसके चलते राजतंत्रात्मक जो सरकार है वो खत्म हुई और गणतंत्रात्मक सरकार
आई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते प्रत्येक जनपद का विस्तार हो चुका था, मतलब हर जनपद बड़ा हो गया था। सीमा विस्तार की भावना और पारस्परिक युद्धों से जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए। सीमा विस्तार की भावना उत्पन्न हुई, लगातार युद्ध हुए, जिससे जो साम्राज्य थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए तथा महाजनपद कहलाने लगे। और ये क्या कहलाने लगे? महाजनपद कहलाने लगे। अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से, मतलब आने से पूर्व के महाजनपदों का उल्लेख है, जिनकी संख्या 16 है। अंगुत्तर निकाय में जनपदों का वर्णन है। इसे महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व के महाजनपदों का, मतलब जब महात्मा बुद्ध आए उसके पहले के जितने भी जनपद जो उत्पन्न हो गए थे उनका उल्लेख दिया है। ये कौन कौन से महाजनपद हैं? पहला है माल्य, मत्स्य, बज्जी, कुरु, सुरसेन। 16 महाजनपद हैं ये। पांचाल, काशी, कुरु, कन्नौज, अंग, गांधार, कौशल, अवंती, अस्सक, वत्स और चेदी। ये 16 महाजनपद हैं। क्योंकि हम ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो हमने ये लिख लिया। आप चाहें तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहते महाजनपद नहीं भी लिख सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ जनपद के नाम ऐसे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहते तो वो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 या 6 नंबर में आपको केवल जितना पूछा है उतना ही लिखना है। अगर आप, क्योंकि आपका देखिए आपको जो मेंस में नंबर दिलाते हैं वो 15 नंबर के प्रश्न दिलाते हैं और आपको दिलाते हैं 3 नंबर के प्रश्न, या आपको हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 12 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न। यही ऐसे हैं जो आपको मेंस में मार्क्स दिलाएंगे। आप जो हमारा मेंस का टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, मेंस का टेस्ट सीरीज़ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आपने हमारा पैकेज लिया है, पैकेज लेने वालों के लिए नोट्स बिल्कुल मेंस का जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग टेस्ट देते हैं तो आप देखते होंगे कि जब आप 15 नंबर के क्वेश्चन पूरे करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। कंपैरिजन अगर आप ये छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स बहुत गंदे मिलते हैं। तो पूरा का पूरा जो 15 मार्क्स और 3 मार्क्स पर डिपेंड करता है, या 12 नंबर या 3 नंबर पर डिपेंड करता है। तो कोशिश कीजिए 6 नंबर में जितना पूछा उतना ही लिख दीजिए और नॉर्मली फ्लो चार्ट का यूज़ कीजिए बस। तो फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याण कार्यों का वर्णन। तो फिरोज शाह तुगलक ने अनेक जन कल्याण कार्य किए हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि दासों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया, विद्यालयों, मठों, पाठशाला की स्थापना की, दानशाला, औषधालय की स्थापना की, अस्पतालों, कब्रों, स्नानागारों, पुलों का निर्माण कराया, सिंचाई का समुचित प्रबंध कराया, नहरों का निर्माण किया, राजस्व विभाग के पदाधिकारियों का वेतन बढ़ाया, मोहम्मद तुगलक द्वारा लगाए गए तकावी ऋण का रद्द किया, व्यापार का पुनरुत्थान किया। निष्कर्षतः फिरोज शाह तुगलक द्वारा जन कल्याण के हर क्षेत्र में भूमिका अदा की गई। तो क्या क्या है ये? दासों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया, विद्यालयों, मठों, पाठशाला की स्थापना की, दानशाला, औषधालय की स्थापना की, अस्पतालों, कब्रों, स्नानागारों, पुलों का निर्माण कराया, सिंचाई का समुचित प्रबंध कराया, नहरों का निर्माण किया, राजस्व विभाग के पद अधिकारी जो रहते हैं उनका वेतन बढ़ा दिया ताकि अच्छे से काम हो सके, मोहम्मद तुगलक द्वारा लगाए गए तकावी ऋण को इन्होंने रद्द किया, व्यापार का भी पुनरुत्थान हुआ। निष्कर्षतः फिरोज शाह तुगलक द्वारा जन कल्याण के हर क्षेत्र में भूमिका अदा हुई। इस प्रकार फ्रेंड हम देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीन ए इलाही का स्वरूप और उसकी महत्व। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से मैंने फ्रेम किया हुआ है। पहले हमने इंट्रो दिया, फिर सिद्धांत दिया और लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं और इसी प्रकार से मेरे जो मेंस के नोट्स हैं उस पर इसी प्रकार से कवर है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। बस आपको जो आप पढ़ रहे हैं, जितना आप पढ़ रहे हैं, जितना आप लिख रहे हैं उसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप में आपको क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे, आपको आंसर्स का कलेक्शन मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम में स्पीड और तेज़ हो जाएगा तो ताकि आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन का रहेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या चेंज होके आता है, बदल के आता है तो आप उस आंसर्स को लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है दीन इलाही का स्वरूप और उसका महत्व। इसकी स्थापना 1582 में हुई थी। दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? अकबर के द्वारा 1582 में हुई थी। और ये दीन इलाही क्या है? दीन इलाही को बोला जाता है ईश्वर का धर्म। इसमें क्या किया था अकबर ने?
अकबर ने बोला कि सभी धर्मों को एक समान माना जाए। उसने खुद कट्टर मुस्लिम होते हुए उसने सभी धर्मों को समान महत्व दिया। उसने कहा कि सभी धर्मों की अच्छी बातें हमको सम्मिलित इस दीन इलाही धर्म में शामिल करनी चाहिए। इसका हम कह सकते हैं कि सभी धर्मों का सार दीन इलाही है। इसमें इसके अनुयायी जो कितने थे अकबर के, इसमें दीन इलाही धर्म के 18 थे। इसके सिद्धांत हम देखते हैं दीन इलाही धर्म का कि ईश्वर एक है। दीन इलाही का अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेना अनिवार्य था। अनुयायी अकबर को सिजदा करेंगे। वो आपने देखा होगा कि राजा के पास आते हैं, कोई सैनिक आ रहा है या कोई गुप्तचर आ रहा है तो पहले सिजदा करता है, झुकता है। तो वो अकबर, ये इसका सिद्धांत था कि अनुयायी अकबर को सिजदा करेंगे। अनुयायी सूर्य और अग्नि की पूजा करेंगे। प्रत्येक अनुयायी अपने जन्मदिन पर भोज कराएगा। जो भी इसका अनुयायी रहेगा, जैसे 18 अनुयायी थे तो ये अनुयायी उनको सिजदा करेंगे, सूर्य और अग्नि की पूजा करेंगे। प्रत्येक अनुयायी अपने जन्मदिन पर भोज कराएगा। श्राद्ध को जीवित करते रहने करता होता था। अनुयायी को दान व उदारता का पालन करना होता था। ऐसे ही श्राद्ध को जीवित रहते मतलब श्राद्ध जो होती थी अभी मृत्यु के बाद होती है, पहले ही कर देना होता था। इसके अलावा अनुयायी को इच्छा अनुसार वो पहले ही बोल देता था कि मेरे मृत्यु के बाद मुझे यहाँ पे दफनाना या जलाना, तो वहाँ पे उसको जलाया या दफनाया जाता था। निष्कर्षतः यह कोई धर्म नहीं था वरन अनेक धर्मों का मिश्रण था और अकबर की मृत्यु के साथ इसका पतन हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वैत शासन क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। द्वैत शासन मतलब दो शासन हो रहे हैं, साथ में दो शासन चल रहे हैं। तो नियुक्ति से संबंधित तथा नीति निर्माण से संबंधित सारी शक्तियाँ किसके पास थी? अंग्रेजों के पास थी ब्रिटिश काल में। जबकि उत्तरदायित्व किसके पास था? भारतीयों के पास था। इस व्यवस्था को हम दोहरी प्रणाली कहते हैं। तो नियुक्ति से संबंधित तथा नीति निर्माण से संबंधित सारी शक्तियाँ अंग्रेजों के पास थी, जबकि उत्तरदायित्व अंग्रेजों के पास, भारतीयों के पास था। इस व्यवस्था को दो व्यवस्था है, नीति निर्माण अंग्रेज कर रहे हैं, उत्तरदायित्व नाम का भारत को दे रहे हैं, तो दोहरी प्रणाली। इसके दुष्परिणाम क्या हुए? देश की कानून व्यवस्था क्या हो गई? शिथिल हो गई, मतलब कमज़ोर पड़ गई। कृषि ह्रास हुआ, मतलब कृषि की हानि हो गई। लगान की राशि बढ़ गई, मतलब लगान की जो राशि है वो बढ़ गई। कंपनी का अकाल की तरफ ध्यान ना देना, कंपनी ने अकाल की तरफ ध्यान नहीं दिया, लगान वसूलते रहे, व्यापार वाणिज्य अस्त व्यस्त हो गया। बंगाल जो था वो कंगाल हो गया, उद्योग धंधे नष्ट हो गए, गरीबी बढ़ गई। कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765 से 1784 तक कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। कंपनी को लाभ क्या हुआ इससे? बंगाल की सत्ता पर पूर्ण अधिकार हो गया। शासन की विफलता का दोषारोपण भारतीयों पर किया जाता था। ये कंपनी को लाभ होने लगा कि कोई भी विफल हुआ और भारतीयों को उसका दोषारोपण किया। लाभ का सभी उपयोग कंपनी करती थी, ये कंपनी को इससे लाभ थे। तो इस प्रकार से ये द्वैत शासन हमने किया। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने ये आंसर्स को कवर किया है। तो आप ये आंसर्स को लिख लीजिएगा अगर आपने हमारा नोट्स नहीं लिया है। अगर आपने हमारा नोट्स लिया है तो ये आंसर्स आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी मिलेंगे, और आप क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी आए हैं जो मेरा सॉल्व पेपर, इसके अलावा मेरे नोट्स में भी आपको हिस्ट्री के ये मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आज प्रीलिम्स का भी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। प्रीलिम्स में हम देखेंगे कि क्या आपको ज़्यादा किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।